ये तो कुछ होमवर्क रहेगा आपके लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम से। तो हमारे दो तीन टॉपिक्स बचे हैं। एक तो जनरल कर्व प्रॉब्लम्स, जिसमें कुछ कर्व के बारे में पूछा होता है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन दिया भी था एक 2 लेक्चर पहले। और ट्राजेक्ट्रीज होती है ना, ऑर्थोगोनल और आइसोगोनल, वो समझेंगे। और लास्ट में रेट चेंज प्रॉब्लम है ना। 3 टॉपिक्स बचे हैं हमारे। तो जनरल कर्व प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 2-3 वर्ड्स यूज होते हैं। एक तो होता है वर्ड इनिशियल ऑर्डिनेट। इनिशियल ऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये कर्व है और मैंने कोई पॉइंट पी पे टेंजेंट बनाई है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि पॉइंट पी की टेंजेंट का इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो होगा ओटी। ठीक है, ओटी। इसको हम बोलते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट। और अगर मैंने ओरिजिन से पॉइंट पी पे से ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बना लिया, ओपी वेक्टर, इसको बोलते हैं हम रेडियस वेक्टर। है ना, इसको बोलते हैं हम रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, इस ओटी को बोलते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ टेंजेंट। ओपी को क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। और अगर मुझे ये पॉइंट्स निकालने टी और एस, तो कैसे निकालेंगे? तो आप इमेजिन कर सकते हो, आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है और मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस को इस बार कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई माना। कुछ ही मान सकता हूँ, जैसे स्मॉल वाई भी मानते हैं, तो हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी मान सकते हैं ना, एक्सेस को। और हमने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम किया स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। तो अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट पी पर, तो ये जो लाइन है टेंजेंट वाली, इसकी स्लोप को मैंने एम मान लिया। तो लाइन की स्लोप को एम मान लिया, और पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रही है? स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो हमने इक्वेशन लिख दी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस तरीके से लिख दिया। अब जो इस लाइन की स्लोप होगी, क्या वो वही स्लोप होगी जो टेंजेंट की स्लोप होगी? ऑब्वियसली टेंजेंट की स्लोप एट पॉइंट पे, और टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट की स्लोप इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से? इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से ना, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू, शॉर्ट में वाई डैश लिख रहा हूँ, वाई डैश इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ठीक है। अब अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस चाहिए, तो एस एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वेरिएबल माने, याद रखना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एक्स को 0 करना पड़ेगा। जैसे मैंने कैपिटल एक्स को 0 किया, क्या बनेगा मेरे पास? देखो, यहाँ पर कैपिटल एक्स को 0 करेंगे, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू वाई डैश इंटू कैपिटल एक्स तो 0 है, माइनस स्मॉल एक्स। यानी कि यहाँ से कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई स्मॉल वाई प्लस माइनस, देखो स्मॉल वाई इधर आ गया, स्मॉल वाई और माइनस वाई डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। यानी कि ये बन गया वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको पूछा जाए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप लिख सकते हो वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? वाई माइनस एम एक्स। देखा जाए तो याद रख सकते हो, वाई माइनस एम एक्स हो गया एक तरीके से, है ना। वाई माइनस एम एक्स ऐसे याद रख सकते हो, वाई माइनस एम एक्स, है ना, जहां पर एम इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। वहीं अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी चाहिए, टी के लिए क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, देखो टी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो फिर हम क्या करेंगे इसके लिए फिर? सॉरी, टी के लिए क्या 0 होगा? कुछ गलत किया गया मैंने, ये मैंने तो एक्स एस, कोऑर्डिनेट ही जीरो होगा ना। हाँ हाँ, तो मैंने ऊपर गलत किया यार। ऊपर मुझे वाई को 0 करना था, करेक्ट ना? एस के लिए तो वाई को 0 करना था। यानी जो ये रिजल्ट था, ये किसके लिए हाँ। वैलिड है? ये वैलिड है हमारे पास टी के लिए ना, टी के लिए वैलिड है। और एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स सी। एस के लिए फिर हमें, ये तो आ गया हमारे पास 0, वाई माइनस, सी पॉइंट हो गया 0, वाई माइनस एम एक्स, यस। और एस के लिए हमें वाई को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स ना, टी के लिए हमने एक्स को 0 किया था, ठीक है। तो वाई को अगर 0 करूंगा मैं इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा? 0 माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू वाई डैश इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, है ना। तो यहां से कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस वाई बाय वाई डैश।
माइनस वाई बाय वाई डैश। ये आ गई वैल्यू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स की, यानी कि यहाँ से कैपिटल एक्स कितना बन गया, स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल वाई बाय वाई डैश, है ना। यानी कि टी के कोऑर्डिनेट्स तो आए थे 0, y माइनस mx, और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं इसका, y कोऑर्डिनेट तो 0 और x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, x माइनस वाई बाय एम कॉमा। या तो आप एग्जाम में निकाल सकते हो, नहीं तो याद भी कर सकते हो कि इधर आएगा 0, y माइनस mx, इधर आएगा x माइनस वाई बाय एम कॉमा 0। निकालने में भी कोई टाइम लगेगा नहीं। इस तरीके से हम ये s और t पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ओटी को बोलते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट, ओपी को बोलते हैं रेडियस वेक्टर, है ना। ठीक है। हाँ फिर कुछ ओल्ड रिजल्ट्स ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। मॉड अगर एक्स कॉमा वाई पे निकालना है, मैंने जो लिखवाया था वहां पर वो x1 कॉमा वाई वन पे निकाला था। पर ठीक है, अगर x कॉमा वाई पे निकालना है, क्यों, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन में x कॉमा वाई मानना पड़ेगा पॉइंट। तो क्या आएगा वो, मॉड वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर बाई एम, लेंथ ऑफ नॉर्मल मॉड वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मॉड वाई बाई एम, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मॉड ऑफ एम इंटू वाई। और आप चाहो तो आगे जाके फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्मॉल एम की वैल्यू क्या रख सकते हो, क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स रख सकते हो। यही तो मतलब होता है, एम इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो बिल्कुल आप, सिंस एम हम क्या मानते हैं यहाँ पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट पी विच इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, ये हम कर सकते हैं। ये तो बेसिक सी बात है जो ऑलरेडी आपको आती होगी। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं हम, ट्राई करो उसको। सर वो पहले की थ्योरी नहीं लिखनी? कुछ कहा क्या आपने? सर वो पहले की जो थ्योरी थी वो नहीं लिखी है? यार बहुत कम आवाज आ रही है, एक मिनट। सर, वो पूछ रहा है कि जो पहले वाली थ्योरी थी वो लिखनी है या मतलब बाद में लिखे हम। बाद में लिखना है। ओके। अभी बस आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो। सर, क्या आप 1 सेकंड के लिए ऊपर कर सकते हैं? मुझे स्क्रीनशॉट लेना था। डन। हाँ सर, हो गया।
है ना? क्या कह रहा है वो? एक ऐसा कर्व बनाना है जैसे कि मान लो ये कुछ कर्व बना दिया। अब इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ एनी टेंजेंट, मतलब मान लिया कोई भी रैंडम सी टेंजेंट बना ली हमने, ऐसे कोई टेंजेंट बना ली। तो इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ एनी टेंजेंट यानी ऊटी की बात कर रहा है, इसको ऐसे बोल देता हूँ। तो इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट, ये कितना आया था? 0, y - mx आया था ना? y - mx आया था, मतलब दिस इज y - 0, y - mx। हाँ, तो ओटी कितनी होगी? ये लेंथ क्या y - mx होगी ना? ये लेंथ तो y - mx होगी। यानी इनिशियल ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y - mx, यानी कि y - x dy/dx। तो हमें कह रहा है कि ये जो ओटी है और इनिशियल ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी कि x यहाँ पर। इफ यू रिमेंबर, हमने ये किसके लिए निकाला था? पी एक्स वाई के लिए निकाला था रिजल्ट, यानी कि जो ऑर्डिनेट जो एब्सिसा है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का, उससे ओटी दो छोटा है, यानी कि ये इक्वेशन सॉल्व करनी। बस, अब सॉल्व कर सकते हैं हम। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देख लेते हैं एक बार, यहां तक तो पहुंच गए हमने ना। y - x dy/dx = x - 2। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या बनेगा? x dy/dx माइनस y = 2 - x। फिर इस इक्वेशन को x से डिवाइड मार दिया। पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर x से डिवाइड मारेंगे तो क्या बनेगा? देखो, dy/dx माइनस y/x = 2/x - 1। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx प्लस समथिंग एक्सप्रेशन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? पी एक्स है -1/x, यानी e की पावर -1/x का इंटीग्रेशन, -1/x का इंटीग्रेशन माइनस ln x। मैंने क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था। अच्छा, नहीं दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है इस तरह के सवालों में, तो आप मॉड एक्स लिखते हैं वैसे तो, बट आप फॉर कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम आप एक्स भी ले सकते हो। तो हमने -ln x लिख दिया, तो e की पावर -ln x कितना होता है? x की पावर -1, यानी कि 1/x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1/x। तो सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि y इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q ये है 2/x - 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो 2/x - 1 इंटू 1/x कितना होगा? कर लो मल्टीप्लाई। 2/x इंटू 1/x 2/x स्क्वायर होता है। -1 इंटू 1/x -1/x होता है। बस इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा -2/x, इसका इंटीग्रेशन -1/x का इंटीग्रेशन -ln x। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि भैया वो कैसा दिखेगा कर y/x बराबर दिस। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। समझा गया कैसे करना है? हाँ सर। ओके, अगला प्रॉब्लम।
ओके, करते हैं ट्राई। क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट। सब नॉर्मल का क्या होता है यार फॉर्मूला? एट एक्स वाई, अगर मैं आपसे बोलूँ एट पॉइंट पी एक्स वाई, सब नॉर्मल की लेंथ कितनी होती है बताओ? मॉड M/1 मतलब y। हाँ, यहाँ पर मॉड एम बाई होगा। अच्छा, फिर कह रहा है रेशियो ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू द सम ऑफ इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। मतलब वो रेशियो किसका निकल रहा है? मॉड एम वाई अपॉन सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये रेशियो है। और ये किसके बराबर बोल रहा है? वो कह रहा है ये बराबर है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि इक्वल टू वाई, है ना, टू इट्स एब्सिसा। मतलब दिस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट बाय एब्सिसा, यानी कि वाई बाय एक्स के बराबर है। ये ठीक है यहाँ तक, है ना? सर हमें वो पॉइंट्स नहीं लेने क्या, y - mx वाले? वाई माइनस एम एक्स वाले जरूरत ही नहीं ना, यहाँ पर इनिशियल ऑर्डिनेट थोड़ी बोला है उसने। यहाँ पर तो उसने वर्ड यूज किया अच्छा सब हाँ नॉर्मल, राइट। और एक्स और वाई का, एक्स प्लस वाई का जो रेशियो है वो वाई बाय एक्स के बराबर है, बस इतना बोला है। अब बताओ कि वो कर्व क्या होगा, और कर्व के बारे में एक और नॉलेज दे रखी है, बाद में यूज करेंगे हम इंटीग्रेट करने के बाद, कि वो 1,0 से पास करता है ना? अच्छा, तो यहाँ से m तो dy बाई डी एक्स होता है, यानी कि y dy बाई डी एक्स का मॉड इक्वल टू y बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? इम्प्लाइज y dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस y बाय एक्स इंटू एक्स, कितना होता है? y ही होता है, प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। अच्छा, हर तरफ से y डिवाइड हो रहा है, हर तरफ से अगर y डिवाइड हो रहा है तो कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स हाँ बराबर प्लस माइनस 1 प्लस वाई बाय एक्स। क्या ये एलडीई है? देखो, प्लस लो या माइनस लो, एलडीई बनेगी। अगर आप प्लस माइनस वाले इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, +-1 प्लस माइनस वाई बाय एक्स। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस वाई बाय एक्स जब इधर जाएगा तो यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा, तो माइनस प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। अब बस इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है ना? माइनस से अलग सॉल्व करना, अगर यहाँ माइनस लोगे तो फिर यहाँ प्लस लेना, यहाँ प्लस लिया तो यहाँ माइनस लेना, तो दोनों आंसर, दो आंसर आएंगे बिल्कुल। और आते भी दो ही आंसर हैं, यहाँ से आप देखो दो आंसर आते हैं, चेक जरूर करना। एक तो ये आएगा एक्स एल मॉड एक्स, और दूसरा आएगा टू एक्स वाई बराबर 1 - x²। और हमें कंडीशन में दे रखी है 1,0 से पास करते हैं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकल जाएगा। किसी को डाउट है कैसे करने होते हैं इस टाइप के सवाल? कंडीशन जो भी दे दी जाती है उसके लिए ढंग की इक्वेशन लिख लो बस। एक बार इक्वेशन समझ में आ गई तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं तो वैसे सॉल्व करना होता है ना? मैंने यहाँ स्क्वायरिंग क्यों नहीं किया, अगर किसी के मन में डाउट आ रहा है भाई स्क्वायरिंग करके तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा। भाई याद है, अगर मैंने एक प्रॉब्लम भी करवाया था क्लास में जिसमें क्वाड्रेटिक बन रही थी डीवाई बाई डी एक्स में, उसमें भी मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल कर डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली थी। तब जब यहाँ क्लियरली मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक बन जाएगी अगर मैंने स्क्वायरिंग करी, इसलिए हमने क्या किया, मॉड ऑफ समथिंग बराबर के को हमने क्या लिखा है, एक्स बराबर प्लस माइनस के की जैसे सॉल्व कर। ठीक है ना? हम्म।
मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। पोलर रेडियस का मतलब वही होता है रेडियस वेक्टर वाली लाइन की, मतलब लाइन, रेडियस वेक्टर वाली जो लाइन होती है उसको हम पोलर रेडियस बोलते हैं, उस डिस्टेंस पे, मतलब ओपी को हम पोलर रेडियस बोलते हैं। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले कि हमें एक ऐसा कर्व निकालना है। कोई पहले कर्व बना लेते हैं। सच दैट द एंगल फॉर्म विद द, तो कोई बाई द टेंजेंट, तो कोई टेंजेंट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है यार। अच्छा, एक्स एक्सेस से बनानी है, ठीक है, तो फिर थोड़ा अलग कर्व बनाते हैं, इससे समझ में आ आएगा। फिर मान लो कर्व ऐसा बनाया, कोई टेंजेंट बना लेते हैं सर। इससे डायग्राम थोड़ा एक्यूट जैसा दिखेगा, इसलिए बना रहा हूँ। ये लाइन भी थोड़ी बुरी बन गई, थोड़ी और बेकार से लाइन ढूंढ लेते हैं कुछ। ये वाली लाइन ढूंढ, ठीक। मान लो ये एक टेंजेंट है, ठीक है, तो कह रहा है कि आपको ऐसा कर्व बनाना है सच दैट जो एंगल बनता है विद द एक्स एक्सिस बाय द टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, इसको थीटा बोल दिया। ये जो एंगल है ना, बाय द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स is twice the angle is twice the angle formed by the polar radius। तो जैसा मैंने बोला, पोलर रेडियस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ओरिजिन को ज्वाइन कर दिया पॉइंट पी से, ठीक है ना, ओरिजिन को अगर आपने ज्वाइन कर दिया पॉइंट पी से, तो ये जो ओपी होती है ना, इसको हम बोलते हैं पोलर रेडियस। तो कह रहा है कि जो ये थीटा है, टेंजेंट वाली लाइन तो थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, और ये जो थीटा है ये डबल है किसका, एंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विद एक्सिस। मतलब ये जो पोलर रेडियस, ये जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, मान लो इसको फाई है, फाई मान लिया, तो हमें क्या बोला है कि थीटा बराबर 2 फाई। सवाल समझ में आ गया क्या? ये कह रहा हूँ, है ना। अब सोचो कैसे करना होगा। ओके। हम्म। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ थीटा इज, जो है वो तो टेंजेंट बना रही है, मतलब टेंजेंट वाली लाइन बना रही है, तो क्लियरली टेन थीटा क्या होगा, डी वाई बाई डिक्स होगा, क्या स्लोप के बराबर होगा ना। स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा, डी वाई बाई डिक्स, है ना। और अगर मैं टेन फाई निकालूं, तो कोई मुझे बताएगा टेन फाई क्या होगा, एनीवन? क्या एक्स कॉमा वाई के लिए ये लेंथ तो एक्स है और ये लेंथ वाई है, यानी कि टेन फाई क्या है, वाई बाई एक्स। टेन फाई इज नथिंग बट वाई बाई एक्स।
हमें बोला है थीटा इक्वल टू 2 फाइव, मतलब tan थीटा ये है और tan फाई ये है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि थीटा बराबर तो आ रहा है मेरे पास tan इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या फिर इसका यूज भी कर सकते हैं हम चाहे तो। कर लेगा यूज, हाँ ठीक है, यूज कर लेते हैं इसका। थीटा बराबर 2 फाइव है, सिंस थीटा इज इक्वल टू 2 फाइव, तो दोनों साइड tan ले लेते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, tan 2 फाइव, है ना। यानी कि tan थीटा शुड बी इक्वल टू 2 tan 5 अपॉन 1 - tan² 5। अच्छा, tan थीटा तो डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan 5 है वाई बाई एक्स, और यहाँ भी आ गया वाई बाई एक्स। कोई मुझे बताएगा आगे कैसे करना होगा क्वेश्चन, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, कैसे करेंगे। सर y इक्वल्स टू वी एक्स। वाई इक्वल टू वी एक्स है ना, ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है ना, वैसे कर सकते हैं। तो आगे आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, और वैसा करने पर क्या बन जाएगा, जो हर बार बनता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और वाई बाई एक्स तो v है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v/1 - v²। और फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं ना। करो क्या आगे, आप समझ जाओगे आप आगे कैसे करना, कर लोगे क्या। हमने किया है इस टाइप का हाँ। सवाल इवन क्लास में। तो बन जाएगा आगे। सर ये वाला आपने दिया था। यस, ये दिया था मैंने। अभी कर सकते हो। सम ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का क्या होता है फॉर्मूला, मॉड, एनीवन, नो वन। अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायर।
और सब नॉर्मल इज मॉड, वाई। है ना, एम वाई। और हमें बोला है जो सम है नॉर्मल और सब नॉर्मल का, ये प्रोपोर्शनल है एब्सेसा से, और प्रोपोर्शनैलिटी भी बताइए हमें क्यों के एक्स है, ये दिया है ना, के एक्स दिया है। तो बताओ कर्व क्या होगा। तो सिंस हर तरफ मॉड लगा है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये 1 + m² भी फंसा हुआ है अंदर, मतलब जो dy/dx वो भी रूट में फंसा हुआ है, तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ समथिंग का स्क्वायर तो स्क्वायर ही होता है, y² इंटू 1 + m² प्लस b², फिर क्या आएगा +2ab, यानी 2 mod my² अंडर रूट 1 + m² इक्वल टू kx। हम्म यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे सोचो। सर इसके लिए मैंने थोड़ा अलग अप्रोच किया। बताओ क्या किया। आ, ये जब आपने एलएचएस को स्क्वायर किया था तो फिर अभी भी रूट में कुछ टर्म आ रहा था, तो फिर मैंने उसको हटाने के लिए पहले मॉड एम वाई को आरएचएस में आवाज लाया और तुम्हारी यार, फिर। माइक कुछ करो ना यार, कुछ ईयरफोन लगा ले यार। मेरे पास भी ईयरफोन है नहीं अभी। सर अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है भाई, बोल। हाँ, तो आपने जब एलएचएस को स्क्वायर किया तो अभी भी रूट का टर्म आ रहा था ना, तो फिर मैंने हाँ इसको अवॉइड करने के लिए जो वाई एम है उसको मैंने पहले आरएचएस में डाला, तो फिर गुड, के एक्स माइनस मॉड एम वाई होगा। वैसे करना पड़ेगा फिर आगे। हाँ, तो फिर मैंने फिर उसको होल स्क्वायर किया, तो फिर एलएचएस सही और है। आरएचएस में रूट रूट आया ही नहीं, तो फिर उसके बाद मुझे dy/dx की वैल्यू मिल गई। गुड, वैसे करना था। तो कितना आया आंसर dy/dx को। सर dy/dx की वैल्यू के एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2kxy आया। हम्म क्या वो होमोजेनियस इक्वेशन है, देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली स्क्वायरिंग करी तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, मॉड बाय अंडर रूट 1 + m² इक्वल टू kx - mod m। अभी अगर स्क्वायरिंग की तो क्या बनेगा, y² इंटू 1 + m² इक्वल टू k² x² प्लस m²y² -2kx mod ऑफ my। अब m²y² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये m²y² इस वाले m²y² से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बना, y² इक्वल टू k² x² -2kx mod ऑफ my। यानी कि यहाँ से मॉड ऑफ my की वैल्यू कितनी आ रही है, हम्म, वो उधर जाएगा इधर जाएगा तो बनेगा k² x² -y² अपॉन 2kx। मॉड ऑफ समथिंग बराबर समथिंग है तो फिर वही प्लस माइनस लग जाएगा मॉड हट के, यानी कि इस my की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस क्वांटिटी का प्लस माइनस। अच्छा, और ये y भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अभी देखो होमोजेनियस इक्वेशन मिल जाएगी आपको, m मतलब dy/dx। अब मैं m की वैल्यू लिख देता हूँ, मतलब dy/dx की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस
के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2kxy, विच कैन बी फर्दर सॉल्व, बट अगेन ये लेंदी होगा बहुत प्रॉब्लम, लेकिन ये होमोजेनियस बन रहा है। दिस इज एन होमोजेनियस इक्वेशन। और हम क्या कर सकते हैं आगे, इसको लिख y सकते हैं, equals to vx। वही y इक्वल टू वी एक्स, यानी कि हर बार की तरह क्या आएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स वुड बी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और यानी कि, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बनेगा यहाँ पर 2kv। देख लेना ये बनेगा ना, फिर एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, और फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट लेंदी होगा ये, बट यही तरीका है इसको करने का, है ना? याद है, ठीक है। फिर ये होमवर्क है, ट्राई करना, है ना। बट उम्मीद है अभी समझ में आ गया होगा कि ठीक है, कर वाले प्रॉब्लम्स में कुछ खास नहीं करना होता, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को समझ के लिखना होता है, और फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, बस यही चलता है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, विच इज रेट चेंज बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो रेट चेंज बेस्ड क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चन टाइम इंटरवल का है, मतलब इस टाइम से इस टाइम में कोई काम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं, टी से टी प्लस डी टी में जाऊंगा, यानी डीटी का चेंज करूंगा तो क्या होगा, आप ऑलरेडी आपने फिजिक्स में क्या होगा, और फिर उस टाइम इंटरवल में हम जो चेंजिंग क्वांटिटी होती है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे कि अगर ये कोई ग्राफ है एक्स वर्सेस टी का, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ठीक है भाई, वो डीटी वाले इंटरवल में क्या करते हैं, हाँ, इसको वाई ही मान, इसको एक्स ही मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स है क्योंकि, इसको फिक्स एक्स मान लेते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, अगर मुझे मान लो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, या फिर यहाँ वी वी कर देता हूँ, वी डी टी, ये वी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वी डी टी आ जाएगा। हम्म, इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो क्या करोगे, आप इंटीग्रेट कर दो, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जैसे कि टी इक्वल टू ए पर आपको पता है क्या चल रहा है, टी इक्वल टू बी पर क्या चल रहा है, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। मतलब अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रॉब्लम में, तो हम या तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन डाल सकते हैं, टी इक्वल टू ए से टी इक्वल टू बी। अगर नहीं दे रखी है तो फिर क्या करेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, और आखिरी में आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। ये आप अपन ने ऑलरेडी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐसा कर रखा है ना, कि जो भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है उसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में डाल के सॉल्व कर लेते हैं ना। तो कुछ बड़ी थ्योरी नहीं है, ये सारी वो बातें हैं जो ऑलरेडी तुमने कर रखी है, ये प्रॉब्लम करो। सर वो 3 months लिखा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, पर सेकंड की जगह आंसर पर मंथ में आ जाएगा, बस यूनिटी तो चेंज होगी। यस सर।
सर एक आप करके दिखा सकते हो क्या? ओके। क्या कह रहा है? एक स्फेरिकल बॉल है और वो अपना वॉल्यूम कम कर रही है एट अ रेट, मतलब वॉल्यूम कम कर रही है मतलब डीवी बाई डी टी के बारे में कुछ बोल रहा है वो, कि रेट क्या होगी उसकी, वॉल्यूम कम करनी है डीवी बाई डी टी। तो हमें बोला है कि जो रेट है वॉल्यूम के कम होने की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इंस्टेंटेनियस एरिया से, यानी कि के टाइम्स एरिया, है ना। ठीक है, स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, उसका इंस्टेंटेनियस एरिया जो भी होगा। हम्म एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया क्या फोर होता पाई आर स्क्वायर। है? सरफेस तो एरिया। एरिया, हम्म 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। हम्म ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, और क्या बोला, एट अ रेट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एरिया। ठीक है, यानी कि के टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर है। ओके, फिर क्या? और फिर बोल रहा है कि टी इक्वल टू 0 पर आर इतना है एंड टी 3 पर आर 1 मीटर है, बताओ रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब उसने हमसे पूछा है डी आर बाई डी टी क्या होगा। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 फोर पाई बाई आर थ्री क्यूब। पाई आर क्यूब। अच्छा, तो आर भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वी भी चेंज हो रहा है, यानी कि डी वी बाई डी टी कितना है मेरे पास? 4/3 पाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। हम्म अच्छा, लेकिन डीवी बाई डी टी तो हमें क्या दिया हुआ है? के टाइम्स, मतलब 4 के पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है 4 के पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, है ना। 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया। मतलब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया कि डी आर बाई डी टी, है ना, लेफ्ट साइड में डी आर बाई डी टी बचा, इज इक्वल टू क्या आ गया, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो करते हैं हम, इवन तुमने फिजिक्स में भी किया होगा ऐसा तो कुछ। डी आर बाई डी टी के है, यानी कि डी आर बराबर के डी टी है, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आर इक्वल टू के टी प्लस सी। अब हमें दिया हुआ है कि टी इक्वल टू 0 पर रेडियस 2 मीटर। तो यानी कि क्या बनेगा, यहां से अगर टी को 0 डालो, आर को 2 डालो, तो क्या बनेगा? 2 बराबर सी। सी की वैल्यू मिल गई हमें। और भी इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है और? 3 मंथ्स में R 1 मीटर है, तो आप ये सोच रहे हैं ना कि वो जो के है ना, वो पर मंथ के हिसाब से चल रहा है ना? उसकी यूनिट पर मंथ है, तो मतलब मीटर पर मंथ एक्चुअली, क्योंकि रेडियस की यूनिट मीटर होती है, तो के इंटू टी की मीटर यूनिट भी मीटर होनी चाहिए, यानी कि, लेकिन टी तो मंथ में अगर मैं मान रहा हूं, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर मंथ। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा ऐसा फिजिक्स में ऑलरेडी। यहाँ पर टी को 3 डाल देते हैं, और तो टी को 3 डालेंगे तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1 मीटर, देख लो ना। टी को 3 डालेंगे तो R 1 मीटर आना चाहिए, ठीक है, तो R 1 मीटर। तो टी को 3 डाला, आर को डाला, तो 1 बराबर 3 के प्लस सी तो 2, यानी कि के की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई? -1/3। यानी कि, और ये अगर मैं यूनिट बताऊं तो ये यूनिट क्या है? मीटर पर मिनट, है ना, मीटर मीटर पर मंथ में, मीटर पर मंथ होगी इसकी यूनिट। यानी कि आर बराबर -1/3 इंटू टी प्लस, या -t/3 + 2, ऐसे लिख दूंगा, ये हमारा आंसर है। समझा अभी क्या करना होता है? हम्म हाँ सर। अर्णव, यस सौम्य, सर। ओके, तो अगला करो फिर।
बना। डायग्राम आता हूँ तक। कुछ कोन दिया हुआ है हमें ऐसा, और ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। हम्म तो पानी से भरा हुआ है भाई, अच्छी बात है। और किससे भरेगा? Anyways, हम्म क्या कह रहा है वो? एंड वाटर इवेपोरेट्स, इवेपोरेट्स फ्रॉम इट, ठीक है भाई, पानी इवेपोरेट करेगा है ना, दो बारी। और किस हिसाब से पानी इवेपोरेट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू एनवायरमेंट के लिए। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ पानी के एवेपोरेशन की रेट वही होगी जो ये, और जो वाटर ये क्या शेप बना रहा है बेसिकली? कोन शेप। तो ये कोन का वॉल्यूम जिस रेट से कम होगा उसी रेट से पानी उड़ रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि हाँ। इवेपोरेशन रेट इज नथिंग बट डीवी बाई डी टी। बस नेगेटिव डीवी बाई डी टी, कोई बात नहीं, हम तो प्लस ही ले रहे हैं ना, डीवी बाई डी टी के बराबर होगा। तो फिर आगे क्या करें? और ये जो डीवी बाई डी टी है, यानी जो वो अपने आप नेगेटिव, अगर आप सोच रहे हो कि सर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब मैं आगे सॉल्व करूंगा ना, तो कांस्टेंट जो आएगा यहाँ पर के इंटू, वो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा, है ना। एनीवेज, तो हाँ, तो ये जो पानी के इवेपोरेशन के रेट है वो प्रोपोर्शनल है किसके? सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट। तो कोई मुझे बताएगा कि कोई कोन में एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है? एनवायरनमेंट को कौन सा सरफेस दिखता है? सर्कल वाला। ये वाला है ना। सर्कुलर टॉप यस, पार्ट। यही एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। अगर ये एक्सपोज हो रहा है तो इस का ये सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बोल सकता आर हूँ अगर स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस रेडियस कहीं पर पाई आर है ना, आर होगी, तो ये बिल्कुल पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, बिल्कुल ये। कोई कोई ये यार, इतना अच्छा काम क्यों करता हूँ मैं? क्या मानता हूँ, अरे यार, भाड़ में जाए। ये बन गया भाई वापस। हाँ, ठीक है, तो ये रेडियस स्मॉल आ रहे हैं हमारे पास, है ना, स्मॉल आर, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, डीवी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। इट इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें बोला है के इंटू पाई आर स्क्वायर लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन उसने तो मुझे ये भी बताया है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कितना है, टू है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करूं मैं? डीवी बाई डी टी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और भी कुछ कह रहा है वो आगे, लेकिन फाइंड दी, हमें पूछा गया है वो तो देख ले। फाइंड दी हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। हाइट ऑफ वाटर कॉलम मतलब हमसे इसकी बात कर रहा है वो, लिफाफे की बात कर रहा है ये। तो हमें ये आर पता है, और हमें बोला है कि आपको एच पूछा है। फाइंड दी हाइट ऑफ कॉलम, एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड दी हाइट ऑफ वाटर कॉलम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, मतलब हमें कुछ तो एच को निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब एच को मुझे सम एक्सप्रेशन ऑफ टी निकालना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ करना है। एच ऑफ टी निकालना है सिंपल भाषा में, एच एज एन एक्सप्रेशन ऑफ टी पूछा है हमसे, ये पूछा है, ओके। क्या रेडियस भी टाइम, रेडियस के घटने की रेट भी टाइम पर डिपेंड करेगी, है ना। नहीं। जब वॉल्यूम घट रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो
रेडियस भी घट रही होगी, ओके। और क्या इन्फॉर्मेशन दे देगी हमें कि गिवन टी इक्वल टू 0 पी है और सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री, मतलब हमें सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है, ये वाला, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, मतलब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है tan थीटा बराबर क्या होता है r/h, यानी कि tan 60 डिग्री दिया हुआ है r/h, यानी r/h की वैल्यू दे रखी है, तो बहुत बढ़िया होगा। r/h की वैल्यू कितनी आ गई, √3। और मुझे सिंस h में क्वेश्चन पूछा है तो मैं हर चीज को कोशिश करूंगा h में कन्वर्ट करने की। तो r बराबर आ गया मेरे पास h√3, नाइस। अब मुझे इस एक्सप्रेशन से कुछ ना कुछ तो h में रिलेशन निकालना है इससे। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 πr²h। 1/3 πr², लेकिन एच आर कितना है, h√3, यानी कि r² 3h² है ना, r² 3h², तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से क्या बनेगा, 1/3 π 3h² × h, यानी कि 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, और क्या बन गया, नथिंग बट πh3। वॉल्यूम आ गया πh3, नाइस। अच्छा, अगर वॉल्यूम πh3 है तो dv/dt क्या होगा, पाई कॉमन आएगा, अंदर क्या बनेगा, 3h² dh/dt, सही है ना, ये dv/dt हो गया। और लेकिन dv/dt किसके बराबर है, इक्वेशन 1 में देखो 2πr² के बराबर है, लेकिन r² ये है ना फ्रॉम इक्वेशन 1, लेकिन r² तो 3h² है, यानी कि किसके बराबर है, 2π × 3h² के बराबर। इसका मतलब ये दोनों लोग बराबर हैं भाई, ये देखो। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से क्या बनेगा, इधर तो है π × 3h² dh/dt, और इक्वल टू है 2π × 3 कितना होता है, 6πh²। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई, और 3 × 2 = 6, h² से h² भी कट हो रहा है, देख लो। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, बस dh/dt इक्वल टू 2, और फिर वही dh बराबर 2 dt, और यहां से इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो dh का इंटीग्रेशन h2t + c, यहां तक पहुंच गए। फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी हमें, क्या दी है, 0 पर h 100 है, ओके, तो एट t = 0 h = 100, क्या मीटर है, क्या है, मीटर है, ओके। तो यहां से क्या बन गया, 100 = c, है ना, यहां से h बराबर 2t + 100 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है ना, हमें माइनस लेना चाहिए था, हाइट तो कम होगी ना समय के साथ साथ, तो बिल्कुल, क्योंकि जैसा हम लिखना भी चाहिए था हमें, dv/dt एक्चुअली -2πr पर आएगा, क्योंकि इवेपोरेशन रेट कितनी है, -dv/dt, है ना। या dv/dt होगी वो, जितने हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो रहा है dv/dt होगा यार वो तो। कहाँ पर माइनस लगाना चाहिए फिर हमें, क्योंकि टाइम के साथ तो क्या होना चाहिए, हाइट कम होनी चाहिए ना, तो कहीं तो -2 आना चाहिए ना। कहाँ लगाना चाहिए फिर हमें माइनस, हम्म dv/dt अगर देखा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, भाई एरिया समय के साथ कम हो रहा है, तो dv/dt पॉजिटिव थोड़ी होगा, नेगेटिव होना चाहिए था, मतलब यहाँ माइनस आना चाहिए था, है ना। यहाँ अगर माइनस आता तो फिर हर जगह माइनस रखना पड़ेगा हमें, कहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, और यहाँ भी माइनस आना चाहिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो फाइनली आंसर में माइनस आएगा ही आएगा, है ना। ये समझा माइनस क्यों आएगा, क्योंकि डीवी उसने हमें बस बोला है प्रोपोर्शनलिटी 2 मीटर पर सेकेंड ने,
बट एक्चुअली डीवी बाई dt नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो समय के साथ घटेगा, और घटने के साथ साथ इवन अ, तो सिंस वॉल्यूम घट रहा है तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, है ना, इसीलिए। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। फिर अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक, एक आसान टॉपिक है, ट्राजेक्ट्रीज, है ना। Just a minute. तो न्यू टॉपिक, ट्राजेक्ट्रीज। ट्राजेक्ट्रीज का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा कर्व जो कोई गिवन फैमिली ऑफ कर्व को किसी नियम के हिसाब से कट कर रहा है। कोई भी ऐसा कर्व जो हर एक मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स को कैसे कट करता है, किसी गिवन लॉ से। तो डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता नहीं कि भाई मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कुछ ना कुछ। नॉर्मली जो सवाल आते हैं वो इस बात पे आते हैं कि मान लो आपको एक फैमिली ऑफ कर्व मिलेगी, फिर आपको बोलेगा कि आप एक ऐसा कर्व बनाओ जो इन सारे फैमिली ऑफ कर्व्स को मान लो 30 डिग्री पे कट करता है, या फिर 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं इसमें। तो दो टाइप की ट्राजेक्ट्रीज होती है। एक तो होती है आइसोगोनल ट्राजेक्ट्री, आइसोगोनल ट्राजेक्ट्री ना, फर्स्ट इज आइसोगोनल ट्राजेक्ट्री, और दूसरी होती है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री। ठीक है, तो आइसोगोनल ट्राजेक्ट्री क्या होती है? ऐसी ट्राजेक्ट्री जिसके अंदर जो हर एक मेंबर को सेम कांस्टेंट एंगल पे कट कर रहा है। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि कोई कर्व है x² + y² = r²। अब r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, तो फैमिली ऑफ कर्व्स है। अब मैंने तुम्हें बोला फाइंड द फैमिली ऑफ कर्व विच intersects this family of circles at 60 डिग्री, ये बोल दिया, है ना। तो अगर इस टाइप की फैमिली ऑफ कर्व जिसमें मैं बोल रहा हूँ कोई कांस्टेंट एंगल से वो सारे फैमिली ऑफ कर्व को कट कर रहा है, तो इस टाइप की ट्राजेक्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोगोनल ट्राजेक्ट्रीज। और वहीं ऐसी आइसोगोनल ट्राजेक्ट्री जिसमें वो 90 डिग्री पे कट कर रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। मतलब ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या होती है? ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व, कि एक ऐसा कर्व जो हर एक मेंबर ऑफ फैमिली को राइट एंगल्स पे कट कर रहा है। जैसे कि अगर ये लैंग्वेज लिखी है तो यहाँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, इसको बोलेंगे हम, मैं आपसे आइसोगोनल ट्राजेक्टरी पूछ रही हूँ, जहां पर आइसोगोनल मतलब कितने एंगल पे कट कर रहा है? कांस्टेंट 60 डिग्री पे। और वहीं अगर यहाँ पर 90 डिग्री होता, सेम चीज होती लेकिन 90 डिग्री होता, तो उसको हम बोलते भाई ये इन फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए क्या हो जाएगी? ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, उसको बोल देंगे हम। अगर यहाँ पर 60 डिग्री की जगह क्या हो गया? सिंपली 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगी? ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, यही मीनिंग होता है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो करना क्या होता है? तो जैसे कि मान लो यही प्रॉब्लम थी, मान लो ये पहली प्रॉब्लम है हमारे पास कि x² + y² = r² है, r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप ऐसी फैमिली ऑफ कर्व बनाओ जो इस गिवन ट्राजेक्टरी को, इन सारी फैमिली ऑफ सर्कल्स को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, ये मान लो प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया। तो इसमें हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास क्या पता है हमें, x² + y² = r²। स्टेप नंबर 1 इज गिवन कर्व की फाइंड dy/dx फॉर गिवन कर्व। पहले ये काम करो। तो गिवन कर्व x² + y² = r² है, तो dy/dx कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर लो आप। तो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2x + 2y dy/dx = 0।
यानी कि यहाँ से क्या आ गया, अब जो भी आ गया मान लो ये आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, ये तो वो वाला कर्व है जो, मतलब ये डीवाई बाई डी किसका क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप की, है ना, स्लोप ऑफ द कर्व की। अगर मुझे एक ऐसा कर्व चाहिए जो हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री पे कट करे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इफ वी वांट टू फाइंड ऑर्थोगोनल कर्व, तब हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं dy बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अगर वो ऑर्थोगोनल कर्व है, तो अगर किसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 आ रही है, तो उस कर्व पे जो ऑर्थोगोनल कर्व होगा उस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आनी चाहिए, अगर वो 90 डिग्री पे कट कर रहा है, -1/m1। तभी तो अगर मान लो ये कर्व है, कर्व नंबर 1, ये है कर्व नंबर 2, अगर मैं चाहता हूँ ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है बेसिकली, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट्स हैं, है ना, तो कर्व 1 की जो टेंजेंट है और कर्व 2 की जो टेंजेंट है ये 90 डिग्री पर है। यानी कि दोनों टेंजेंट्स 90 डिग्री पर है, तो अगर इस पॉइंट पे कर्व कर्व 1 पे इस पॉइंट कर्व 1 पे इस पॉइंट की स्लोप अगर dy बाई डी एक्स है, तो कर्व 2 पर ये स्लोप क्या होनी चाहिए, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तभी तो मल्टीप्लाई करके माइनस बनाएगा। यानी कि हमें कुछ खास नहीं करना होता ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालने के लिए। जहां पर भी dy बाई, पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो ओरिजिनल कर्व का, और फिर क्या कर दो, सिंपली रिप्लेस कर दो dy बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई। बस ये करना होता है ना। तो हम यही करेंगे बस। यहाँ से क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज 2 तो कॉमन आ गया, देख लो, है ना, ये क्या बना था एक्चुअली, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 था। तो ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये हो गया, और स्टेप नंबर 3 क्या होगा, अब ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई। बस ये करना है, डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स जहाँ दिखा वहां पर क्या लगा दिया, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, अगर ऑर्थोगोनल है तो। और 97% चांसेस हैं या ज्यादा ही चांसेस हैं कि वो ऑर्थोगोनल के ही सवाल पूछेगा आपसे। तो मैं एसोगोनल का एक क्वेश्चन करा दूंगा, बट सवाल हायर चांसेस हैं कि ऑर्थोगोनल के आएंगे। तो ये आ गया, फिर यहाँ से क्या बनेगा, एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई डी, अब जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो अब वैसे सॉल्व करने लग जाओ, तो क्या बनेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स 0 आ गया, है ना, ये है ना। या फिर चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर इसको और भी तरीके एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय एक्स इंटू वाई। अब इस पूरी इक्वेशन को एक्स इंटू वाई से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1/y डी वाई। आज हमने किया भी था ये लास्ट प्रॉब्लम ऐसा कुछ। और यहाँ क्या आ गया, -1/x डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या बन गया हमारे पास, ln मॉड वाई माइनस ln मॉड एक्स इक्वल टू सी। यानी कि यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ln मॉड वाई बाई एक्स इक्वल टू सी, है ना। यानी कि मॉड वाई बाई एक्स क्या आ गया, ई की पावर सी, इसको के मान लेंगे, और मॉड वाई बाई एक्स को के माना है तो हम वाई बाई एक्स को भी मान सकते हैं कुछ, तो के प्लस माइनस के होना चाहिए। बट ठीक है, हमने डिसाइड डिस्कशन भी किया था कि यहाँ पर के पॉजिटिव है, लेकिन प्लस माइनस के की वजह से, प्लस माइनस के को जब मैं अगेन एक नया के मान लूंगा, तो इसमें सारी वैल्यूज हो जाएंगे एक्सेप्ट 0। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, y बराबर के एक्स, यानी कि इसकी ट्राजेक्टरी, इसका जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी वो क्या है, y बराबर के एक्स। अब आप देखो बात भी सही है, अगर मैं तो इसको समझूं कि अगर एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है मेरा, और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन है। तो अगर मैंने बोला y बराबर के एक्स, कोई भी लाइन बना भाई, ये पक्का 90 डिग्री पर ही कट करेगी, देख लो, क्या 90 डिग्री पे कट करेगी, कोई भी अगर तुमने लाइन बनाई ओरिजिन से पास करने वाली, वो हमेशा कर्व को 90 डिग्री पे कट करेगी, क्योंकि वो सेंटर से पास कर रही है। आई बात हाँ। समझ।
इसलिए क्योंकि हर ये जो भी सेंटर से पास करती है लाइन वो नॉर्मल होती है ना, सर्कल के लिए। तो बिल्कुल यार, ये तो सही रिजल्ट आ रहा है। यानी कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में पहले जो भी आपको कर्व की इक्वेशन दी गई है उसको डिफरेंशिएट करो, उसमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या डाल दो, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। फिर उस जो नई इक्वेशन बनी है उसको इंटीग्रेट कर दो, तो वहां से ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ गया भी सभी को? और क्यों हो रहा है शायद फिजिकली भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि सर्कल में भी हमने देखा, वाई बराबर के एक्स कोई भी लाइन बनाओगे तो वो नॉर्मल की तरह वर्क करेगी हर एक पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी। जैसे कि ये नॉर्मल की तरह वर्क करेगी। ऐसा कुछ डायग्राम मेरा बेकार है, बट तुम समझ लो बस। ये 90 डिग्री पर ही मिलेगी हमेशा। हम्म। आह, तो सवाल करना। सब में ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी पूछी है मैंने ना। पहला सवाल। इतने सवाल बहुत हो। आइसोगोनल में क्या करते हैं वो हम क्लास में ही सीख लेंगे ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको टेन थीटा का यूज करना पड़ता है, मॉड M2 माइनस M1, बहुत सारी नोटिंग करनी पड़ती है। बट उसके चांसेस कम है। बट हम उसको अगली क्लास में कर लेंगे कोई। जो काम की चीजें वो तो मैंने बता दिया आपको। मेरी क्लास है, मुझे निकलना पड़ेगा। मैं कर लेता हूँ प्रॉब्लम। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट। 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। स्टेप नंबर 2, क्या करने का, dy बाई डी एक्स की जगह लिख दो माइनस डी माइनस एक्स डी बाई। एक्स बाई डी। बस इतना ही करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 4a। भले आर्बिट्री कांस्टेंट है बट कोई बात नहीं, हमें उससे दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस, यहाँ से माइनस डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ गई, या डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2a बाई वाई। वाई की दुनिया एक तरफ कर लो और एक्स की दुनिया एक तरफ कर लो। तो डी एक्स इक्वल टू -2a इंटू डी वाई बाई वाई। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट कर लेंगे। अब स्टेप नंबर 3, इंटीग्रेट। एक्स इक्वल टू -2a ln मॉड वाई प्लस। और ये हमारा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बट ठीक है, अल्टीमेटली आंसर आ गया। ऐसे ही इस प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा फिर, सेम काम और क्या। स्टेप 1, डिफरेंशिएट। 2x माइनस 1/3 इंटू 2, यानी कि 2/3 वाई वाई डैश, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एक मिनट।
अच्छा, इस वाले प्रॉब्लम में एक और चीज ना, ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू पता है ना मुझे, y² / 4x। तो वो आप आखिरी में जाके सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। ये वाले इतने सही। यहाँ पर हम ए को क्या रख सकते हैं, या फिर एक मिनट ना, यहाँ पर गड़बड़ होगी मुझसे। जो स्टार्टिंग में ही ये ए आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डाल देनी थी यहाँ पर। बस, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी हमें। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, dx/dy = -2 टाइम्स ए इज y² / 4x। ठीक है, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ ए लाना पड़ेगा मुझे। तो y² / 4x, y बन गया। यहाँ से dx/dy वुड बी माइनस वाई से एक होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये बन जाएगा -y/2x। फिर अभी ये इंडिपेंडेंट ऑफ आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2x dx = -y/dy। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x² = -y² / 2 प्लस c। अभी सही, अभी इंडिपेंडेंट ऑफ आंसर आ गया। यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। जैसे कि इस वाले प्रॉब्लम में तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट करके, सेकंड वाले प्रॉब्लम में तो ऑलरेडी ए उड़ गया। इधर कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर आप सीधा लिख सकते हो 2x माइनस, स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, dx है ना, dy/dx की जगह आ जाएगा -dx/dy = 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा। y/3 dx/dy = 0। और फिर हम अलग अलग कर लेंगे जैसा करते थे, वेरिएबल सेपरेबल है क्लियरली ना। दिस इज y/3 dx/dy = -x। तो यहाँ से क्या बन गया, y/dx = -3x/dy। तो dx/x = -3 dy/y, और इसके आगे सॉल्व हो जाएगा। ln वाले टर्म्स को एक साथ लिखकर एक प्यारा सा आंसर आएगा, है ना। फिर स्टेप नंबर 3, इंटीग्रेट ln mod x = -3 ln mod y प्लस सी। ऑप्शन एग्जाम में हो सकता है मॉड ना लगाए हो, है ना, तो देख लेना। यहाँ पर ये इधर जाएगा, तो सबको कंबाइन करोगे ना, तो ये बनेगा ln mod x/y³ बराबर सी। यानी कि mod x/y³ बराबर e⁻c, है ना। इसको k बोल देंगे, लेकिन mod x/y³ बराबर k को हम क्या लिख सकते हैं, x/y³ बराबर p, है ना। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। p क्यों, क्योंकि वो प्लस माइनस k में हम k है ना, p को बस हमें 0 नहीं रखना, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। समझा क्या? हाँ सर। है ना, दैट इज ऑल। खत्म हो चुका है अभी आपका पूरा। तो अभी आप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन लगा सकते हो। ओके सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। सर।